जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी के आधुनिक भारत में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, बीपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट का तैयार करना बहुत ज़रूरी है। पहला है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। दूसरा जो है आपका करंट अफेयर हो गया, और तीसरा जो है वो बिहार विशेष से जितने भी जीके हैं उसको आपको जरूर याद करना चाहिए और अच्छे से तैयारी उसका करना चाहिए, तभी जाकर आप बीपीएससी में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर बीपीएससी में आधुनिक भारत से पूछा हुआ क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन को व्याख्या के साथ बताएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। हम लोग डेली बीपीएससी में पूछा हुआ 100 क्वेश्चन को लाएंगे। हम लोग एक एक करके बीपीएससी में पूछे हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट भारतीय इतिहास के साथ कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में भी 3 पार्ट होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसमें भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट जो है आधुनिक भारत के साथ करेंगे, क्योंकि जो इतिहास में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आधुनिक भारत से ही पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 68 बीपीएससी में पूछा हुआ आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखेंगे। 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो जो स्वदेशी को अपनाना और बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार है वह बंगाल के विभाजन के समय अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। बंगाल का जो विभाजन है वह 20 जुलाई 1905 को हुआ था, और इसी के विरोध में अगस्त 1905 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 20 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन के विरोध में अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो जो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो जो बंगाल विभाजन है वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था, तथा स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? तो अगस्त 1905 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत है वो किसके बाद हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। ठीक है, जिसमें संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। तो जो बंगाल विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो 1906 में जो भारत के लिए स्वराज का जो झंडा है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में की। तो 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इसी दौरान स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा किस अधिवेशन में फहराया गया था? तो 1906 के अधिवेशन में। ठीक है, जो कांग्रेस का 1906 में आयोजित जो अधिवेशन था वो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था, जो समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या को देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। पहला कथन है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गलत है, क्योंकि जो महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था 1922 में किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन कथन ए हमारा गलत हो जाएगा। बी है, चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ये सही है। ठीक है, जो चौरा चौरी हत्याकांड है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से अपना हाथ खींच लिया था, असहयोग आंदोलन को हटा लिया था। सी कह रहा है गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये सही है। तो इस क्वेश्चन हम लोग को गलत कथन को बताना है, तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर 6 वर्षों की सजा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था?
तो जो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित किया था तो अल हिलाल था, ठीक है, अल हिलाल। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कलाम आज़ाद की प्रमुख रचनाएं अल हिलाल, गुबार ए खातिर तथा इंडिया विंस फ्रीडम है। तो जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं वो अल हिलाल, ठीक है, गुबार ए खातिर और इंडिया विंस फ्रीडम है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम के रचयिता कौन थे, तो इंडिया विंस फ्रीडम के रचयिता हैं वो अबुल कलाम आज़ाद हैं, तो इसको याद रखिएगा। जमींदार की रचना सिराजुद्दीन तथा द कॉमरेड की रचना मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द कॉमरेड की रचना किसने किया था, तो जो द कॉमरेड का जो रचना है मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। पहला कथन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, ठीक है, ये सही है। कथन भी कह रहा है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ये भी सही है। कथन सी कह रहा है कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो हम लोग को जो गलत कथन है उसको बताना है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत है, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन है उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों ने भाग लिया था। तो आपका कथन एक गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है वो गांधी जी द्वारा 1920 में किया गया था तथा इसमें सभी जातियों के लोगों ने भाग लिया था, ठीक। तो कथन ये आपका गलत हो जाएगा। कथन दूसरा कह रहा है कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है, क्योंकि जो मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी वो काउंसिल चुनाव में भाग लिया था और उसमें इन्होंने 63 सीट जीते थे। एक भी गलत, कथन दो भी गलत। तीसरा कथन कह रहा है कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये सही। 1 और 2 गलत है और जो कथन 3 है वो सही है। तो हम लोग को इसमें गलत को बताना है, तो 1 और 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो वह बाबा रामचंद्र हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कहते हैं बाबा रामचंद्र के बारे में, जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे, भारत आने के बाद वो सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। इन्होंने 18 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई। तो जो ऑल इंडिया हरिजन संघ की जो स्थापना है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1932 में किया गया था, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना किसने किया था। तो जो ऑल इंडिया हरिजन संघ का जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ का स्थापना वो कब किया था, तो महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ का जो स्थापना है वो 1932 में किया था। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत हिंदू समाज के लिए किया था। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिजन शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था, तो हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया, जिसका नाम 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया था। उन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में तथा हरिजन अंग्रेजी में पत्रिका प्रकाशित की। तो महात्मा गांधी ने हरिजन बंधु जो गुजराती में लिखा, हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में लिखा और हरिजन जो है अंग्रेजी में पत्रिका को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो प्रधानमंत्री इटली ने भारत से अपने प्रशासन को जून 1948 तक वापस लेने का घोषणा किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री थे एलिमेंट एटली थे, ठीक है।
और क्लेमेंट इटली ने कब तक भारत से ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की थी? तो यह जून 1948 तक उन्होंने वापस लेने की घोषणा की थी। बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। तो भारत को आज़ादी कब मिला था? तो भारत को आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो हम लोग को जो गलत है उसको बताना है। पहला है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, यह सही है। यह इसी युद्ध को हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं और यह युद्ध जो है 1576 में हुआ था। दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, यह भी सही है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच, ये गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध है वह अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका गलत है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन ही पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध अप्रैल 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1576 अप्रैल 1576 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध है जो 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू भी बोलते हैं, अकबर के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपसे क्वेश्चन में पूछे कि किसके किस बीच में लड़ा गया था? तो हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं और उस रेखा को सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसका जो व्याख्या को देख लेते, न्यायमूर्ति सिरिल रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है? वो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की? तो बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली का जो शुरुआत किया तो होल्ट मैकेंजी ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1819 में होल्ट मैकेंजी ने किया था। तो जो महलवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसने किया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था का आरंभ जो है होल्ट मैकेंजी ने किया था। और कब किया था? तो 1819 में किया था। गांव या गांव के समूह महल को एक इकाई मानकर लगान वसूल किया जाता था। इसमें क्या होता था? तो कि गांव और गांव के समूह को महल को एक इकाई मानकर लगान वसूल किया जाता था। यह प्रयोग असफल रहा। पुनः 1833 में मार्टिन वर्ड ने कुछ सुधारों के साथ इसे लागू किया। ठीक है, भारत की 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है, तो महलवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने परसेंट पर लागू थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो भारत के 30% पर लागू थी। इसके अतिरिक्त भारत में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तथा रैयत बड़ी व्यवस्था 1819-20 में थॉमस मुनरो ने लागू किया था। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था और कब लागू किया था? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। और रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है वो 1819-20 में थॉमस मुनरो ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने वह पवनार आश्रम से महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। ठीक है, और विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही। दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1518 में मोंटफोर्ट सुधारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सिपरू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने गठन किया, तो इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो गठन है 1918 में किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो आइए व्याख्या को देख लेते हैं। मोंटेग्यू
घोषणा 1917 के संबंध में उदारवादी तथा उग्रवादियों के बीच मतभेद हो गया। तो मॉन्टेग्यू घोषणा वो कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। तो जो नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? तो नवंबर 1918 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में 1946 में आया था, ठीक है। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स। इसका तो कैबिनेट मिशन के 2 अध्यक्ष थे, वो पैथिक लॉरेंस थे। पहला कथन कह रहा है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए यह गलत है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि सत्ता का हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए ये सही है। जो कैबिनेट मिशन है भारत में सत्ता का हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया था। तीसरा है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग 67 री एग्जाम BPSC के में आधुनिक भारत के क्वेश्चन जो पूछा था उसको देखेंगे। यह री एग्जाम इसलिए हुआ था क्योंकि जो 67 का जो पहला एग्जाम हुआ था वो पेपर लीक के चलते कैंसिल हो गया था। इसके बाद यह री एग्जाम हुआ था। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आरंभ किए? तो पहला सती प्रथा का उन्मूलन है, वो विलियम बेंटिक ने शुरुआत किया था राजा राम मोहन राय के सहायता से, और इसको उन्होंने 1829 में प्रतिबंधित किया था। दास प्रथा का उन्मूलन भी विलियम बेंटिक ने ही किया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को प्रावधान को हटाना यह विलियम बेंटिक ने नहीं किया था, ठीक है। चौथा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध भी विलियम बेंटिक ने ही लगाया था 1830 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्य, ठीक है। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। तो जो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में लगाया था, ठीक है। ठगी प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ठगी प्रथा पर प्रतिबंध भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में लगाया था। शैक्षणिक सुधार में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 में बनाया गया। इस आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने की सिफारिश की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना है वो किसके कार्यकाल में किया गया था? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किया गया था। कब किया गया था? तो 1835 में किया गया था। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 के दौरान स्थानीय अमीरों के रवैये से अंग्रेज बेहद परेशान थे। तो जब प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 42 के बीच में हुआ था, ठीक है। परिणाम स्वरूप नेपियर ने शुरू में सिंध अमीर के साथ एक समझौता करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल किया। इस प्रकार सिंध कब्जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 1842 में लॉर्ड एलन बैरो ने मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर 1742 से 1853 को कंधार से ब्रिटिश सेनाओं को निकालने में सहायता करने के मिशन के साथ सिंध को कमान में रखा। 11 जनवरी 1843 ईस्वी को मेजर जनरल नेपियर ने ऊपरी सिंध में इमामगढ़ के रेगिस्तान किले में आक्रमण किया और उसे विजित कर उसका अधिकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो जो भारत में प्रथम जनगणना है वो 1872 में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। तो इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि भारत में पहली बार जनगणना कब कराया गया था, तो भारत में पहली बार जो जनगणना है वो 1872 ईस्वी में कराया गया था। किसके शासनकाल में कराया गया था? तो लॉर्ड मेयो के जो उसमें वायसराय थे, ठीक है। इसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में की गई थी। तो पहली बार नियमित जनगणना कब किया गया था? तो पहली बार नियमित जो जनगणना है वो 1881 में किया गया था। जनगणना को कितने साल के बाद कराने का प्रावधान है? तो जनगणना को हर 10 वर्ष पे कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, ठीक है। तो आप ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। भगत सिंह, शिवराम, हरि, राजगुरु और सुखदेव थापर को की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस को किसके पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस को भगत सिंह, शिव, राजगुरु और सुखदेव के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इन क्रांतिकारी नेताओं को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो इनको जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया था? लाहौर सेंट्रल जेल में दिया गया था। इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। दिसंबर 1928 ईस्वी में प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिकड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्ड्रेस की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी है वो जॉन सॉन्ड्रेस की हत्या के मामले में किया गया था, ठीक है। राजगुरु ने जॉन सॉन्ड्रेस की जो हत्या है वो किसके बदला लेने के लिए किया गया था? तो वह लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए किया गया था। सुखदेव और राजगुरु सबसे पहले किसको मारना चाहते थे? वो पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से वो जॉन सॉन्ड्रेस को मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह कोई तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आरंभ किए गए जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ये पहले थे, ठीक है। दूसरे थे जो, ठीक है, ये दूसरे थे। और ब्राह्य दत्त थे, वो तीसरे थे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन में यह तीसरा पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुई। गांधी जी द्वारा 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना गया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्राह्य दत्त तीसरे सत्याग्रही चुने गए। तो इसको याद रखना है। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्राह्य दत्त। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो आरंभ है वो 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। और इसका जो शुरुआत है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किसने किया था? जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत है वो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने आरंभ किया था? जो खुफिया रेडियो है वो उषा मेहता ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो उषा से क्वेश्चन पूछेगा कि खुफिया रेडियो किसने स्टार्ट किया था? तो खुफिया जो रेडियो है उषा मेहता ने स्टार्ट किया था, ठीक है। यह कब स्टार्ट किया था? 14 अगस्त 1942 को खुफिया रेडियो आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफर खान सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण उन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता था। तो अब खान अब्दुल गफर खां को कितने नामों से जाना जाता था? तो उनको सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नामक क्या संगठन की स्थापना की। तो खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? तो खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का जो स्थापना है वो अब्दुल गफर खान ने किया था, ठीक है। वो कब किया था? तो 1930 में किया था। यह संगठन सुर्ख पोश लाल कुर्ता दल के नाम से भी जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार को किसके नाम से जानते हैं? तो खुदाई खिदमतगार को सुर्ख पोश लाल कुर्ता दल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वह ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई के शहीद हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो कहाँ शहीद हुई थी? तो ग्वालियर के पास शहीद हुई थी। कब शहीद हुई थी? तो 18 जून 1858 को शहीद हुई थी। लड़ाई के रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो विभाजन हमारे तरफ बम की तरह गिरा, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन है वह 1905 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 1905 ईस्वी का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है।
तो 1905 में बंगाल के निर्माता किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। उन्होंने कहा बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यह किसने कहा था? तो जो बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। उन्होंने बंगाल के विभाजन का भी घोर विरोध किया और उसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वो बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए। वो बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो जो सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उधम सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो जो बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व है वह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। बारदौली जो सत्याग्रह है वो 1928 में हुआ था। मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 ईस्वी को खुफिया कांग्रेस रेडियो आरंभ किया था। यह रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सके। उन्होंने रेडियो की सहायता से आंदोलन को बढ़ावा दिया था। तो को देख लेते हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह है 1928 में हुआ था। और इसका नेतृत्व है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में चलाया गया था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस आंदोलन में गुजरात के महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और उसका जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान किया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब प्रदान किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि और बारदौली सत्याग्रह के समय गुजरात की महिलाओं के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन है भारत में 1946 में आया था और इसमें 3 सदस्य थे। AB अलेक्जेंडर, स्टीफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड है वो इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिश के पास से भारतीयों को स्थानांतरित करने का चर्चा करना था। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता है वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। तो जो गांधी इरविन समझौता किसके बीच में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानें के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव है वह लाहौर के 1929 में किया था। अपने लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस अधिवेशन का अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 30 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब किया था? तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो इस अधिवेशन का अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। तो जो पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम खाली स्थान दिया था। तो जो निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज द्वीप नाम दिया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर जाकर वहां तिरंगा फहराया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर जाकर तिरंगा कब कब फहराया था, तो वह 30 दिसंबर 1943 को फहराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सुझाव दिया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप रखा जाए। तो अंडमान द्वीप का जो नाम है वह शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का जो नाम है वह स्वराज द्वीप रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरा चोरी किस राज्य में है? तो जो चौरा चोरी है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और जो चौरा चोरी हत्याकांड है वह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। व्याख्या को देख लेते हैं। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इस घटना के कारण 3 नागरिकों तथा 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी ने, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, ने इस घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब रोका था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरा चौरी हत्याकांड जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, उसके बाद 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो जो खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड का जो हत्या का प्रयास है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। जो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना वो कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसको किसने अंजाम दिया था? तो खुदीराम बोस ने दिया था। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने तत्कालीन जिलाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य में बम फेंका था, जो असफल रहा। बम प्रहार में गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो यह दीपावली त्यौहार के दौरान निकले थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए थे। जो जयप्रकाश नारायण है वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। ठीक है, और दीपावली के समय में फरार हुए थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम लोग 67 कैंसिल्ड बीपीएससी में आधुनिक भारत में पूछे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। यह एग्ज़ाम जो है वो पेपर लीक के चलते कैंसिल हो गया था। इसके बाद री एग्ज़ाम कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो जो रैयत बाड़ी व्यवस्था है वो सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लगाया गया था। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या को देख लेते हैं। रैयत बाड़ी भू पद्धति का सर्वप्रथम शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में 1792 ईस्वी में की गई थी। व्यवस्था का आरंभ है वह 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में किया गया था। वर्ष 1820 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रांतों के अधिकार क्षेत्रों में, असम तथा अन्य भागों में लागू किया गया। इस भू व्यवस्था में रीड और मुनरो ने अहम भूमिका निभाया था। ब्रिटिश शासन का 51% भूमि इसी व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था में भारत के कितने % भूमि आता था? तो वह 51% भूमि आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह है वीर दामोदर दास सावरकर के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के चिंतक वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। उल्लेखनीय है कि समकालीन विचारकों में एकमात्र ब्रिटिश नेता बेंजामिन डिज़राइली ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वह एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इन्होंने 1917 में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं वो सरोजनी नायडू है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट है। उन्होंने 1917 में किया था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, और जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो वह सरोजनी नायडू हैं। इन्होंने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। ठीक है, कानपुर। व्याख्या को देख लेते हैं। दिसंबर 1917 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू हैं।
तो जो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो एनी बेसेंट हैं, इनको 1917 में चुना गया था कोलकाता अधिवेशन में। और जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वह सरोजिनी नायडू है, इनको 1925 में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो जो बहिष्कृत भारत है वह बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया था। तो जो बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। तो कब किया था? तो 1927 में किया था। इससे इस जनरल के द्वारा उन्होंने तथाकथित ब्राह्मणवाद और मनुवाद को चुनौती देने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो हम लोग को इन घटनाओं में सबसे पहले कौन सा घटना घटा था उसको बताना है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1942 को किया गया था। क्रिप्स मिशन का जो आगमन है वह मार्च 1942 में हुआ था। गवर्नर पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन है वह जो लॉर्ड वेवल का जो कार्यकाल है वह 1943 से 47 के बीच में था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन का जो आगमन है वो फरवरी 1946 में हुआ था, ठीक है, 1946। तो इस घटना में अगर आप सबको देखेंगे तो सबसे जो पहले वो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? जो 1929 में आयोजित लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पहली बार मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा के तैयार किया गया था तथा इस कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। तो पूर्ण स्वराज का मुख्य लक्ष्य कांग्रेस किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन 1929 के जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो जो कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। छापामार युद्ध शैली में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से जो फरार हुआ था वो जयप्रकाश नारायण थे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन की व्याख्या को देख लेते हैं। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से दिवाली की रात फरार हो गए। सहयोगियों में रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कितने साथियों के साथ भागे थे? तो 5 साथियों के साथ भागे थे। और कब भागे थे? तो 9 नवंबर 1942 को दिवाली के समय भागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? जो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है वो चित्तरंजन दास ने किया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो बिहार में कांग्रेस अधिवेशन, तो बिहार में अभी तक 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। 1912 में पहली बार बांकीपुर पटना में आर.एन. मधुलेकर की अध्यक्षता में हुआ था। तो बिहार में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे वो आर.एन. मधुलेकर थे, ठीक है। दूसरी बार 1922 में गया में हुआ था, जो उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। तीसरी बार रामगढ़ में 1940 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो अमेरिका में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। गदर आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1913 ईस्वी में माना जाता है। तो जो गदर आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो जो गदर आंदोलन का जो शुरुआत है वो 1 नवंबर 1913 को हुआ था, जब गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। तो जो गदर पत्रिका है वह किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था? तो गदर पत्रिका को उर्दू भाषा में प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। इस आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम तथा नेतृत्व वाला हरदयाल के हाथों में था। तो गदर आंदोलन कहाँ किया गया था? तो गदर आंदोलन है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। गदर जो पत्रिका है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में उर्दू भाषा में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1905 ईस्वी में
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या को देख लेते हैं। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक मंडल की स्थापना की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है भारत सेवक मंडल, उसका जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना था तथा संवैधानिक माध्यमों से भारतीय जनता के सच्चे हितों का प्रोत्साहन देना था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवा भारत को प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है वो लाला लाजपत राय हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया लेखक लाला लाजपत राय थे। जो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक है वो लाला लाजपत राय थे। प्रयाग के इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक मिस कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का प्रतिवाद विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो जो तीनों गोल्स में सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन का ब्रिटिश में आयोजन किया गया था। हरिजन प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी इसमें गए थे। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। किसने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से? तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जुलाई 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने प्रशासनिक सेवा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के मुद्दे को लेकर 1877 से 78 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय आंदोलन किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो जो नेताजी शब्द है वो सबसे पहले जर्मनी में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के व्याख्या को देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 ईस्वी में अपने घर में नज़रबंदी के बावजूद भाग निकले। पेशावर, काबुल, मास्को होते हुए 28 मार्च 1941 ईस्वी को जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की उपस्थिति को गुप्त रखा गया। यहीं उनके नाम के आगे नेताजी शब्द जोड़ा गया था। तो जो सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे नेताजी शब्द किस देश में जोड़ा गया था? सबसे पहले तो वो जर्मनी में जोड़ा गया था। ऐसा करते वक्त वस्तुतः फासिस्ट नेताओं का अनुकरण किया गया था। हिटलर के नाम के आगे डेर फुहरर, मुसोलिनी के नाम के आगे इल ड्यूस जोड़ा जाता था। यानी हिटलर नेताजी था, मुसोलिनी नेताजी था। फिर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों नहीं कहा जाता? स्पष्ट है कि हिटलर, मुसोलिनी आदि फासिस्ट नेताओं के प्रशंसकों ने सुभाष को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रकार धावे से कौन संबंधित है? तो जो चटगांव शस्त्रकार धावे से सूर्य सेन संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका व्याख्या को देख लेते हैं। चटगांव शस्त्रकार पर धावे की कार्रवाई 18 अप्रैल 1930 ईस्वी की रात को सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। धावे में सूर्यसेन को गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल और अनंत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का साथ मिला था।